वैसे तो घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज लेकर आई हूँ कुकिंग वीडियो। छोटे-छोटे वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं। अगर आपको कुकिंग करने में दिक्कत आती है, आप अपने समय और पैसे की बचत करना चाहते हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है और इसमें कुछ वीडियोस पुराने हैं, कुछ नए हैं। मैं सभी को मिक्स करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो नए व्यूअर्स हैं, वो पुरानी वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। वैसे तो कहा जाता है कि सभी को सेंधा नमक खाना चाहिए, लेकिन सेंधा नमक का यूज़ अगर हम लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत चीज़ों की कमी हो जाती है, खासकर आयोडीन की। तो जो मार्केट का पैकेट वाला नमक आता है ना, उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम पर डे उसी को खाते हैं तो आयोडीन ज़्यादा हो जाता है शरीर में। तो आयोडीन का लेवल बराबर करने के लिए साथ ही साथ हमारे शरीर को सेंधा नमक का भी फायदा मिले, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों नमक को एक में मिलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सेंधा नमक और सादा नमक दोनों को ली हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और किसी जार में भरकर रख लेंगे। फिर आप इसको पर डे अपने खाने में यूज़ कीजिए, तो इससे आयोडीन की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होगी और जो सेंधा नमक का फ़ायदा होता है वो भी हमें मिलेगा। तो इस तरह से जब आप इसको मिलाकर यूज़ करेंगे तो दोनों की मात्रा बराबर रहेगी। तो ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो डॉक्टर बोले कि आप इस तरह से मिक्स करके नमक को एक साथ रख लीजिए और उसी को यूज़ कीजिए। तो मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर कर रही हूँ। हो सके तो आप भी अपने घर में इसी तरह से दोनों नमक को एक साथ मिलाकर और उसका पर डे यूज़ कीजिए। हम लेंगे कोई खलबट्टा और इसमें डाल देंगे 5 से 6 दाना काली मिर्च। इसका हमें पाउडर तैयार कर लेना है। आपको फ्रेश काली मिर्च का पाउडर ही लेना है, यहाँ पर रखा हुआ काली मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं कीजिएगा और ना ही मार्केट वाला काली मिर्च का पाउडर लीजिएगा। घर पर साबुत काली मिर्च को पीसकर उसका पाउडर तैयार कीजिएगा और तुरंत के तुरंत ही आप इसको पीस कर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए काली मिर्च का पाउडर तैयार हो चुका है, इसको चम्मच में डाल दी हूँ और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद। तो काली मिर्च के हिसाब से शहद लेंगे, बहुत ज़्यादा शहद की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 5 दाना मैं यहाँ पर काली मिर्च ली हूँ और 1 छोटा चम्मच के करीब शहद इसमें डाल दी हूँ। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिला लेंगे और उंगली की मदद से ही मिलाएंगे। इसे हमें उंगली से ही चाटना है। तो अच्छे से मिलाने के बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा उंगली में लेंगे और चाटेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चम्मच से पूरा मुंह में डालकर एक साथ खा लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा उंगली से लेना है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं कहीं पर गर्मी है। तो उसकी वजह से हमारे गले में खराश रहता है, दर्द रहता है, आवाज़ चेंज हो गया है या फिर खांसी आ रही है। तो आप इस तरह से उंगली से शहद और काली मिर्च चाटिए। आप देखेंगे 2 से 4 बार ही आप इसका यूज़ करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी। तो ये टिप कोई आज की नहीं है, पुराने ज़माने की है। हमारी दादी नानी भी इस टिप को अपनाती थी। तो आप इसको ज़रूर अपना कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जब भी हम मार्केट से कोई ऐसी खाने वाली चीज़ लेकर आते हैं जिसके जल्दी खराब होने का डर होता है, तो उसमें इस तरह से सिरका जल पाउच पड़ा होता है। जैसे कि खजूर लेकर आइए तो उसमें ज़्यादातर ये पाउच पड़ा ही होता है। तो क्या होता है कि हम पैकेट खोलने के बाद खजूर को यूज़ करने लगते हैं और पाउच को फेंक देते हैं। तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए, क्योंकि कभी-कभी हमारे घरों में भी खजूर काफ़ी लंबे समय तक रखा रह जाता है। तो ये जो सिल्का जेल पाउच है ना, खजूर के डिब्बे में इस तरह से डाल दीजिए और इसी में से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खजूर लीजिए, खाते रहिए और पाउच को इसी में पड़े रहने दीजिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें सिल्का जेल पाउच डालना ही क्यों है, तो वीडियो में बने रहिए, आगे आपको बताऊँगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसका यूज़ खाने वाली चीज़ों में ही कर सकते हैं। इसका यूज़ आप अपने घर गृहस्थी की किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। जैसे कि जो बॉटल या फिर शूज़ वगैरह, बैग, पर्स कुछ भी आपको लंबे समय के लिए रखना है, उसका यूज़ नहीं करना है, तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। वो चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी। और एक ही सिल्का जेल पाउच का आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो आप उसको दूसरी चीज़ में भी डाल सकते हैं। तो सिल्का जेल पाउच जो होता है ना, वो नमी को सोखने का काम बहुत अच्छे से करता है। आपकी कोई भी खाने वाली चीज़ें हो गई तो उसमें नमी की वजह से फंगस लगने का भी डर होता है। तो जब चीज़ों में नमी नहीं लगेगी तो फंगस वगैरह लगने का भी डर नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये पाउच कट जाए, फट जाए तो इसका यूज़ नहीं कीजिएगा। तुरंत ही इसको फेंक दीजिएगा और बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना है। वैसे तो चावल हम सभी बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी चावल में जाने अनजाने पानी ज़्यादा हो जाता है।
तो चावल गीला लगने लगता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ में एक टिप और बताऊंगी जो ब्रेड को लेकर है। कोई कोई ब्रेड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, खासकर हम 2-4 ब्रेड खाते हैं, अगर फ्रिज में स्टोर करके बाकी को रख देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। उसकी कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो टूटने लगता है और टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो ब्रेड के लिए भी ये वाली टिप है और चावल के लिए भी है। तो जैसे चावल में पानी अगर ज़्यादा हो गया है तो आप ब्रेड लीजिए और चावल के ऊपर इस तरह से बिछा दीजिए। 2-3 ब्रेड जैसा चावल में पानी हो उसके हिसाब से बिछा दीजिए। और आप देख पा रहे होंगे ब्रेड भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, साइड वाला ब्रेड है, तो ये वैसे भी हार्ड होता ही है। तो इस तरह से इसके ऊपर रखने के बाद 5 मिनट के लिए इसका ढक्कन लगाकर इसी तरह से छोड़ देंगे। फिर चावल में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ब्रेड सोख कर लेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्रेड भी एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा और चावल भी बढ़िया खिला खिला हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, इससे हमारा एक पंथ दो काज हो जाएगा। मतलब कि हम एक टिप को फॉलो करेंगे और दूसरा टिप हमारा अपने आप से वर्क करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ब्रेड भी सॉफ्ट हो गया है और चावल का एक्स्ट्रा पानी भी सूख चुका है। तो बहुत ही कमाल की टिप है हर किचन के लिए, इसको जरूर अपना कर देखिए। नेक्स्ट टिप भी हमारी चावल को लेकर ही है। तो आप जब भी चावल बनाइए तो ऊपर से थोड़ा सा देसी घी इस तरह से डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। हल्के हाथ से मिलाइएगा जिससे कि चावल टूटे नहीं। चावल में थोड़ा सा देसी घी मिला देंगे ना तो इससे चावल से देसी घी की खुशबू बहुत बढ़िया आएगी और चावल कितना भी ठंडा हो जाए एकदम सॉफ्ट रहेगा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। किसी भी तरह का नमक हो अगर हम बॉटल में भर कर रखते हैं तो देखते हैं कुछ दिन में ही सिल जाता है। तो इसके लिए बस छोटी सी टिप अपनाइए। जिस जार में आपको नमक रखना है उसमें थोड़ा सा चूड़ा यानी कि पोहा डाल दीजिए। नमक के हिसाब से आपको चूड़ा डालना है और उसके बाद इसमें नमक भर कर रखिए। इससे क्या होगा कि चूड़ा मॉइस्चर सोख लेगा और नमक काफ़ी हद तक सही रहेगा। छोटी सी टिप है लेकिन किचन के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। अगर आप दाल बनाने वाली हैं तो दाल को अच्छी तरह से धुल लीजिए, उसके बाद करीब आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। तो भीगी हुई दाल को जब आप बनाएंगी तो उसको बनने में समय कम लगेगा और भीगी हुई दाल पचने में भी कम समय लेती है। इसी तरह से अगर आप चावल बनाने वाली हैं तो चावल को भी अच्छी तरह से साफ करके धुलकर और आधे से 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए भिगा दीजिए। प्रेशर कुकर में पहले से ही चावल रख दीजिए भिगाकर और जब आपको बनाना हो तो बस 1 सीटी लगा दीजिए। तो दाल और चावल को जब भिगा कर आप बनाएंगी तो कुकर में बहुत जल्दी से बनेगा, समय कम लगेगा और इससे गैस की भी बचत होगी। अगर आप भी कद्दू का बीज खाते हैं तो ये वाली टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। कद्दू का बीज वैसे सभी को खाना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, डॉक्टर मना नहीं किए हैं तो सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन, फास्फोरस, ओमेगा 3, ओमेगा 6 सहित और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो काफी ज्यादा हेल्दी फूड है ये। इसको तो वैसे आप किसी भी तरीके से खा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, ऐसे ही साबुत खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी में भिगा कर खाइए या फिर सैलेड के ऊपर डालकर खाइए, किसी तरह का शेक वगैरह बना रहे हैं उसमें डालकर खाइए, इसका पाउडर बनाकर खाइए, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से खाइए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो तरीका पसंद है ना वो आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप कद्दू के बीज को पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, जो भी गंदगी वगैरह है निकाल दीजिए और उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालिए। बहुत ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा डालिए जिससे घी का हल्का सा कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। फ्लेम आपको लो रखना है क्योंकि ये बीज बहुत जल्दी से सिक जाती है। तो इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बीज डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ही डालकर भूनकर आपको दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा सादा नमक डाल दीजिए। आप चाहे तो चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको हेल्दी रूप में खाना चाहते हैं तो चाट मसाला उतना हेल्दी नहीं होगा, बस टेस्ट उससे बढ़िया आएगा। मैं थोड़ा सा सादा नमक डाल दी हूँ, ऑप्शनल है, सादा नमक भी चाहे तो स्किप कर दीजिए, बिल्कुल प्लेन रखिए। अगर आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो नमक ना ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट लगेगा, बहुत अच्छे से ये भून जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, फूलकर मोटा हो जाएगा और चट चट की आवाज़ भी आने लगेगी। फिर इसको आप निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबल स्पून आप इसको एक बार में ले सकते हैं और पूरे दिन नहीं खाना है, दिन में एक बार ही आप इसको खाइएगा। तो इसका बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपको मिलेगा। इस तरह से खाएंगे तो सेहत के साथ साथ स्वाद भी मिलेगा। ब्रेड का यूज़ हम सभी के घर में होता है, चाहे तो ब्राउन ब्रेड हो या फिर व्हाइट ब्रेड। ब्रेड तो ख़त्म हो जाता है कई सारी रेसिपीज़ में बनाकर या ऐसे ही खाकर, लेकिन ये जो किनारी वाला ब्रेड होता है वो थोड़ा ड्राई भी होता है और काफ़ी हार्ड भी होता है, तो उसको कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो मेरे घर में भी ये वाला ब्रेड अक्सर बचा ही रह जाता है।
तो अगर आपके घर में भी इस तरह का ब्रेड है या फिर टूटा-फूटा ब्रेड है या फिर ब्रेड के साइड्स हैं, जैसे कि बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, बीच वाले ब्रेड का यूज़ कर लेते हैं, साइड्स बचे रह जाते हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सी जार में डाल दीजिए और फिर रुक-रुक कर मिक्सी चला दीजिए, चाहे तो पल्स के मोड पर भी चला सकते हैं। तो ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाएगा। अब अगर आप इसको लंबे समय के लिए रखना चाहती हैं, तो धूप में खूब अच्छी तरह से सुखा लीजिए एकदम कुरकुरा होने तक, और चाहे तो मोटे तले की कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक भून लीजिए, तो भी बढ़िया से ये कुरकुरा हो जाएगा। और अगर आपको लंबे समय के लिए नहीं रखना है, तुरंत इसका यूज़ करना है, तो आपको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही आप इसका यूज़ कर लीजिए। तो ये हमारा जो ब्रेड इधर-उधर पड़ा था, कोई इसको खाता नहीं है, बेकार हो चुका था, तो उससे हम मार्केट में मिलने वाला महंगा ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ टिप छोटी सी है लेकिन आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर मैं ली हूँ सिल्वर लीफ यानी कि चांदी का वर्क। तो जब भी इसे मिठाइयों पर या फिर कहीं भी लगाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतते हैं तो ये आपस में चिपक जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो पूरी लीफ ये बेकार हो जाती है। इसके लिए क्या कीजिए, जैसे ये 2 पेपर के बीच में रहता है तो इसको पेपर के सहित ही कट कर लीजिए। छोटे-छोटे पीस में जब आप इसको कट कर लेंगे तो किसी भी चीज़ पर लगाने में बहुत आसानी होगी। इससे आपका ये सिल्वर लीफ बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा, आपस में चिपकेगा भी नहीं, और जिस भी चीज़ पर आप इसे डेकोरेट करेंगे बहुत अच्छे से उस पर चिपक जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वैसे अगर हम एक सिल्वर लीफ लेकर एक साथ पूरा लगाते हैं तो ज़्यादातर ये खराब हो जाता है, लेकिन जब आप इस तरह से छोटे-छोटे पीस में कट करके लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चिपकेगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। और कोई-कोई जगह ऐसी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पतला सा लगाना है, तो यहाँ पर अगर हम पूरा एक साथ में लगाएंगे तो अच्छे से नहीं लगेगा। जब इस तरह से छोटे-छोटे पीस में आप किए रहेंगे तो कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये लग जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से ब्रेड के ऊपर इसको चिपका दी हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्रेड के ऊपर चिपका कर दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी घर में मिठाई वगैरह कुछ ऐसा मैं बनाई नहीं हूँ, लेकिन आप इस तरह से किसी भी मिठाई पर इसको लगा सकती हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से ये चिपक चुका है बिना सिल्वर लीफ खराब हुए। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में जब भी खाना बनाते हैं तो ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि खाना जल जाता है, नीचे से चिपकने लगता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप नॉर्मल बर्तन में भी खाना बना सकते हैं, और ट्राई प्लाई है तब तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन जब भी आप स्टील के बर्तन में खाना बनाइए तो थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ता है, थोड़ी-थोड़ी देर पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, आप स्टील के बर्तन को पहले गैस पर चढ़ा दीजिए, फ्लेम लो मीडियम आप अपने हिसाब से रखिए, और बर्तन को बढ़िया से गर्म होने दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और तेल को पूरी कढ़ाई में इस तरह से फैला दीजिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे। खूब अच्छे से बढ़िया से धुआं निकलने तक इसको गर्म हो जाने दीजिए। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फिर से आप इसको गर्म कीजिए, और इसमें तड़का वगैरह जैसा जो प्रोसेस आपको करना है वो कीजिए। उसके बाद आप अपनी रेसिपी बनाइए, तो कढ़ाई में बिल्कुल भी चीज़ें नहीं चिपकेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये प्रोसेस जब आप स्टील के बर्तन के साथ करेंगे ना, तो आपका जो नॉर्मल स्टील का कढ़ाई है वो नॉन स्टिक कढ़ाई के जैसा काम करेगा। वैसे ये कढ़ाई काफ़ी भारी है तो खाना नहीं चिपकता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर दी हूँ। आप इस तरह से किसी भी तरह के स्टील के बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिक की तरह काम करेगा। घर में कभी-कभी ऐसी नमकीन आ जाती है जिसको कोई खाना पसंद नहीं करता है, जैसे कि ये वाली नमकीन है। तो ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी और बहुत ज़्यादा चटपटी है। अब हर कोई इतना ज़्यादा तीखा चटपटा खाना पसंद नहीं करता है, तो जब भी इस नमकीन को मैं निकाल कर किसी को देती हूँ तो सब लोग मना कर देते हैं कि बहुत तीखा है या बहुत चटपटा है, नहीं खाना है। तो इसमें मैं बस छोटा सा जुगाड़ लगाऊंगी, जिससे ये नमकीन फटाफट ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर घी में ही डालिएगा, ऊपर से नहीं डालिएगा, नहीं तो कच्चा स्वाद आएगा। और हल्का सा इसे घी में मिक्स करेंगे। उसके बाद ये लाई डाल देंगे, और इसको मूरी भी बोलते हैं। लो फ्लेम पर चलाते हुए बढ़िया से क्रिस्प होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें नमक डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, मतलब जैसा आपको चटपटा रखना हो उसके हिसाब से डाल दीजिए। लेकिन मैं इसमें जो नमकीन मिक्स करने वाली हूँ वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तीखा चटपटा है, तो इसकी वजह से मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो बस नमकीन इसमें मिला लेंगे, और अपने हिसाब से आप लाई की मात्रा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो नमकीन तीखा था, चटपटा था, जिसको कोई खाना पसंद नहीं करता था, तो अब ये एकदम परफेक्ट हो गया है। तो अब इसको सब लोग मांग मांग कर खाएंगे। तो इस तरह से आपके घर में भी अगर कोई नमकीन है जिसको लोग नहीं खा रहे हैं क्योंकि काफ़ी तीखा है, उसमें मसाले बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी चटपटा है, तो आप मूरी यानी कि लाई को भून कर डाल दीजिए।
या फिर चूड़े को भूनकर या फ्राई करके मिला लीजिए, तो बैलेंस एकदम बराबर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप हर किचन के लिए बहुत ज्यादा काम की होगी। आप भी अपना कर जरूर देखिए। कोशिश कीजिए कि ज्यादातर खाना प्रेशर कुकर में बनाइए, क्योंकि अगर आप किसी भगोने में कढ़ाई में खाना बनाएंगे तो उसमें ज्यादा समय लगता है। प्रेशर कुकर में जल्दी से सीटी आ जाती है, खाना जल्दी पकता है। अगर आपको छोटे बर्तन में खाना बनाना है तो बड़े वाले गैस चूल्हे पर तो बिल्कुल ना चढ़ाइए, क्योंकि इससे गैस ज्यादा बाहर निकलती रहती है, बर्तन में कम लगती है, तो इससे भी गैस की वेस्टेज होती है। और अगर आप दाल चावल सब्जी बनाने वाली हैं या फिर दाल चावल चोखा बनाने वाली हैं, तो क्या कीजिए, प्रेशर कुकर में दाल डाल दीजिए, उसके बाद किसी बर्तन में चावल धुलकर प्रेशर कुकर में रख दीजिए और उसी में आलू डाल दीजिए, या फिर टमाटर की चटनी वगैरह बनाना है तो कटोरी ऊपर से रख के इसमें टमाटर रख दीजिए। उसके बाद इसका ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक पका लीजिए। अब आलू उबल जाएगा तो उबले हुए आलू से आप चाहे तो चोखा बना लीजिए, या फिर को छोटे छोटे पीस में कट करके सब्जी फ्राई कर लीजिए। और जो टमाटर है उसकी चटनी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास समय कम है या फिर गैस बहुत ज़्यादा कम है, आप जल्दी में कुछ बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से खाना बनाइए। बस 2 सीटी में ही दाल चावल सब्जी चोखा और चटनी बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी दही वड़ा बनाना होता है या फिर उड़द दाल की कोई ऐसी रेसिपी जिसमें पानी का यूज़ कम करना होता है या फिर ना के बराबर करना होता है, तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आती है, उड़द दाल को बिना पानी के या फिर बहुत कम पानी में पीसना है, तो आप पानी बिल्कुल ना डालिए। पानी की जगह पर इसमें डालिए आइस क्यूब। उड़द दाल पीसने की वजह से हमारा ये जो मिक्सी जार है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जब हम इसमें आइस क्यूब डालकर पीसेंगे तो पानी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारा मिक्सी जार भी गर्म नहीं होगा। तो आप जितना भी चीज़ें पीसना चाहें बहुत आसानी से पीस सकती हैं। वैसे तो कहने को छोटी सी टिप है, लेकिन जो लोग उड़द की दाल को बिना पानी के या कम पानी में पीसते हैं उनसे पूछिए, उनके लिए बहुत ही काम की टिप है। चिप्स को लेकर है, जैसे कि अभी आलू का सीजन है तो चिप्स हर घर में बन रहा होगा। तो इसके लिए जैसे आप चिप्स को काटती हैं उबालती हैं, सारा प्रोसेस कर लीजिए और उबालने के बाद चिप्स को इस तरह से बास्केट में डाल दीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए पानी, थोड़ा सा नॉर्मल पानी से ऊपर से धुल लीजिए और उसके बाद धूप में इसको सुखाइए। इस तरह से उबले हुए चिप्स को जब आप थोड़ा सा धुल लेंगी तो इसमें जो स्टार्च है वो निकल जाएगा और आपका चिप्स बिल्कुल भी काला नहीं होगा, बहुत बढ़िया खस्ता चिप्स बनकर तैयार होगा। तो एक बार इस टिप को आप भी जरूर अपना कर देखिए। जब भी आप उड़द दाल या फिर मूंग दाल के पकौड़े बनाइए तो इस छोटी सी टिप को जरूर अपनाइए। जो इसकी दाल है उसको भिगाने के बाद अच्छे से पीस लीजिए और पीसने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटिए। इससे फूलकर बढ़िया से फ्लफी हो जाएगा और फिर जब आप इससे पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े बहुत बढ़िया खस्ता और जालीदार बनेंगे। तो इस छोटी सी टिप को अपनाकर आप भी जरूर देखें। धनिया पत्ती का यूज हम सभी करते हैं और धनिया पत्ती को संभाल कर रखना भी होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाते हैं तो बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। वैसे तो धनिया पत्ती को संभाल कर रखने के लिए कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन ये वाली देखिए बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप जल्दी में हैं तो ये वाली टिप अपनाइए, आपकी धनिया पत्ती काफी लंबे समय तक सही रहेगी। इसके लिए धनिया पत्ती को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, सारा पानी सुखा लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए पूरा पानी सुखा कर रखी हूँ, जो भी सड़ी गली पत्तियां थी सबको हटा दी हूँ। आपको ये पत्तियां लाल दिख रही होंगी, लेकिन ये सड़ी नहीं है, लाल थोड़ी है। और देसी जो धनिया पत्ती होती है ना वो थोड़ी लाल दिखती है कोई कोई पत्ती, तो ये देसी पत्तियां हैं, एकदम फ्रेश हैं। तो इसे न्यूज़पेपर में इस तरह से लपेट लेंगे और न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से लपेटना है। उसके बाद आप लीजिए पॉलीथीन, हल्के हाथ से धनिया पत्ती को आप पॉलीथीन में रख दीजिए और पॉलीथीन को इस तरह से लपेट दीजिए, चाहे तो नॉट लगा दीजिए। अब इसे रखिए फ्रिज में। फ्रिज में जब आप इस तरह से धनिया पत्ती रखेंगी तो काफी लंबे समय तक स्टोर रहेगी। तो कहने को छोटी सी टिप है, ज्यादातर लोग अपनाते भी होंगे, तो अगर आप नहीं अपनाती हैं तो एक बार जरूर इसको अपना कर देखिए, आपकी धनिया पत्ती काफी लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहेगी। कभी कभी हमारे घरों में बहुत ज्यादा आलू आ जाता है और अभी जो नया आलू आ रहा है इसको हम ज्यादा दिनों के लिए रख देते हैं तो ये सूखने लगता है, तो इससे कोई भी रेसिपी जब बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती है। जैसे कि मेरे घर में भी देखिए आलू थोड़ा ज्यादा आ गया था तो ये सूखने लगा था। तो मैं क्या की पूरे आलू को अच्छी तरह से छील ली हूँ, उसके बाद 2-3 पानी से धुलकर पानी में भिगा कर रखी हूँ, जिससे कि ये काले ना पड़े। तो अगर थोड़ा सा आलू है तब तो आप तुरंत बनाकर खा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आलू है तो आप इस तरह से बड़ा सा डिब्बा ले लीजिए और आलू को इसमें रख दीजिए। उसके बाद पूरा ऊपर तक पानी भर दीजिए, आलू पूरा पानी से डूबा रहे इतना पानी आपको डालना है। उसके बाद इसके ढक्कन को लगाकर रख दीजिए फ्रिज में। ध्यान रखिए कि फ्रीजर में नहीं रखना है, इसे फ्रिज में रखना है,
जब भी आपको सब्जी वगैरह बनानी हो या फिर जो भी आलू का यूज़ करना हो, आधे घंटे पहले निकाल लीजिए तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। फिर आप इससे कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो इस तरह से आलू को छीलकर करीब 24 घंटे के लिए पानी में भिगा कर रख दें, तो उसमें से स्टार्च तो कम ही होता है, साथ ही साथ आलू का मीठापन भी कम हो जाता है। अगर आपके घर में भी ज़्यादा आलू आ जाता है या फिर आप रोज़-रोज़ इसको छीलने से बचना चाहती हैं, क्योंकि सर्दी में सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साग-सब्जी छीलने काटने के लिए, तो एक साथ ढेर सारा आलू छील लीजिए और पानी में भिगाकर फ्रिज में आप इसको 10 से 15 दिन क्या 20-25 दिन भी रख सकते हैं। बस 2-3 दिन पे एक बार इसका पानी चेंज करते रहिएगा। तो आपको टिप जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस टिप को अपनाइए और आपका काम आसान हो तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। उबले हुए आलू से हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। दिक्कत ये होती है कभी-कभी बहुत बड़े साइज़ का आलू होता है, तो इसको जब उबालते हैं तो समय भी काफ़ी लगता है और गैस भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसके लिए आलू को आप इस तरह से कट कर लीजिए। जितना बड़ा आलू है उसी के हिसाब से आप पीस कट कर लीजिए। उसके बाद प्रेशर कुकर में डालकर इसको बॉयल कीजिए, तो 2 से 3 सीटी में बहुत अच्छे से आलू बॉयल हो जाता है। बस इस आलू का यूज़ आप क्रिस्पी वाली टिक्की बनाने के लिए नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आलू जो होता है ना एकदम ड्राई होना चाहिए। इस आलू को हम कट करके बॉयल किए हैं तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। पानी तो नहीं रहता है लेकिन आलू थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जो टिक्की बनती है वो एकदम ड्राई वाले आलू से बनती है, इसी वजह से खस्ता बनती है। लेकिन अगर आपको पराठे बनाने हैं, सब्जी वगैरह बनानी है या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाना है, तब आप इस आलू का यूज़ कर सकती हैं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी बढ़िया से गर्म हो जाए तब डाल देंगे मखाना। ये पहले से रोस्टेड मखाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो घी में मखाना डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें ले लीजिए। अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मखाने को भून लीजिए, क्योंकि ये पहले से रोस्टेड मखाना है, मतलब कि ड्राई रोस्टेड मखाना है, तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से ये भून जाएगा। और अगर आपका मखाना सॉफ्ट है तो उसको थोड़ी देर के लिए और भून लीजिए, तो ये बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तीखा चटपटा मखाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा चटपटा हल्का फुल्का खाने को मन होता है, तब आप इस तरह से मखाना भूनकर खा सकते हैं। भारी भी नहीं होगा और एकदम तीखा चटपटा मज़ेदार लगेगा। चाहे तो गर्मा गर्म चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। केक हम सभी के घरों में आता है, तो केक खाने के बाद थोड़ा बहुत पीस अगर बच जाता है तो इसको रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर किसी के यहाँ देना है, भिजवाना है, तो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसका जो क्रीम वगैरह है वो फैल जाता है, डिज़ाइन बिगड़ने का डर होता है। तो इसके लिए बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिस हिसाब से केक का पीस बचा है उसी के हिसाब से आपको कंटेनर लेना है। तो क्या कीजिए, पहले आप कंटेनर का ढक्कन लीजिए और इस तरह से रखिए। उसके बाद केक को संभाल कर केक बोर्ड पर से बाहर निकालिए और लिड पर इस तरह से रख दीजिए। सीधा ही रखिएगा जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसका जो कंटेनर है इसको इससे ढक दीजिए और इसका लिड लगा दीजिए। इस तरह से आप केक को स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, या किसी के यहाँ भिजवाना है, देना है तो भी दे सकते हैं। देखने में अच्छा लगेगा और इससे जो भी डिज़ाइन है, क्रीम वगैरह है, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। आपके घर में भी अगर केक बच जा रहा है या कहीं भिजवाना है तो इस टिप को ज़रूर अपना कर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ छोटे-छोटे कुकिंग के वीडियो शेयर की हूँ। आपको कौन-सा वीडियो पहले से पता था, कौन-सा नया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आगे आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा, और वीडियो आपको ज़रा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह से यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ देखने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।